शिवाजी भाई साहब, मैं शायद आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि सबसे ज्यादा जमीन से हम सारे लोगों में से आप गांव में रह के इस चीजों को ज्यादा महसूस करते हैं। तो एक चीज तो मुझे ये बताइए कि जिन राज्यों में काफी हद तक ये व्यवस्था लागू हो गई है, मतलब जो पिछड़ों का हक ज्यादा मिल रहा है, चाहे वो साउथ के बहुत से, उन राज्यों ने ज्यादा विकास भी किया है, वो चाहे तमिलनाडु हो, आप किसी भी राज्य को देख लीजिए। एक मैं चीज और अपने अनुभव से बता दूं, मैं और शिवाजी भाई साहब एक ही राज्य से आते हैं। मायावती जी का अभी हाल के दिनों का मैं बता दूं, जिसका ये मायावती जी के जमाने में ये बिल्कुल तय बात है कि जो दलित वर्ग था उसको थोड़ा सर उठा के जीता था। आप किसी भी गांव में देख लीजिए, उसको एक था। मायावती जी तो अपने लोगों से नहीं मिलती हैं जो उनके एमएलए और एमपीज हैं, लेकिन वो एक मैसेजिंग कहीं ना कहीं थी कि ये काम नहीं हो सकता। ये तो हम लोगों का अपना अनुभव है। मैं ये बात इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि शिवाजी भाई साहब, इसको लेके बहुत लोगों में दिक्कत है कि नहीं नहीं नहीं, ये क्यों होना चाहिए, इससे दिक्कत है। अपर कास्ट को लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अपर कास्ट को नौकरी नहीं मिलेगी। पत्रकारों को लेकर राहुल गांधी ने दिखा दिया था कि वहां एक भी पत्रकार, उसमें एक कैमरामैन ओबीसी कास्ट का था, लेकिन पत्रकारों में पूरी तरह से ये ब्राह्मण और राजपूत, ये दो लोग इसको करते हैं। कुछ जगह फिर कायस्थ लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है पढ़ाई लिखाई का उन लोगों का काम है। बाकी वर्चुअली बाहर हैं इन लोग। आप अंग्रेजी पत्रकारिता में तो आपको एक भी ओबीसी, आपको या तो बंगाली ब्राह्मण मिलेंगे, साउथ इंडियन ब्राह्मण मिलेंगे, वो है। और वो क्योंकि उनके पास अवसर हैं ज्यादा, वो ज्यादा अच्छा पढ़े हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं। उनका, मैं कोई किसी का उन्होंने अवसर मार के नहीं किया है, लेकिन उनको वो। तो शिवाजी भाई साहब, आप ही बताइए, अवसर मिलना भी तो आवश्यक है, क्योंकि फिर आप विकास करते, बोलते रहिए विकास, एक अडानी जी का विकास हो जाएगा, लेकिन गांव में घरों राम का नहीं होगा। आपकी दृष्टि जी। ये जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो डार्विन के सिद्धांत पर टिका हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है कि डार्विन के सिद्धांत पर टिका हुआ है, जिसको अवसर और रिसोर्सेज जरूरी है मनुष्य के विकास के लिए, या किसी जीव के विकास के लिए, या पौधों के विकास के लिए। यदि पौधों के विकास के लिए अवसर और रिसोर्सेज चाहिए तो मनुष्य के विकास के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। और जिनको रिसोर्सेज मिलेगा, अवसर मिलेगा, वही ग्रोथ करेंगे। और डेमोक्रेसी का की मुख्य अवधारणा यही है कि सबको अवसर मिलना चाहिए। अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए, रिसोर्सेज भी मिलना चाहिए। यदि रिसोर्सेज नहीं है तो विकास कैसे करेगा, वो कैसे जाएगा, ये सवाल है। इसलिए अभी देखिए, समान अवसर समान अधिकार ये दिया हुआ है हर जगह। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में है समान अवसर समान अधिकार दिया हुआ। क्या समान अवसर समान अधिकार सबको भी मिल पाया है? क्या नहीं मिल पाया है। जिनको अवसर मिला, अधिकार मिला है, रिसोर्सेज मिला, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है। अवसर के साथ रिसोर्सेज की आवश्यकता है। अगर जो कास्ट सेंसस जो है लागू कर दिया, जनगणना हो जाए, जाति जनगणना, हमारे पास जो सरकार के पास पूंजी है और सरकार के पास जो कैपिटल है या वेल्थ है जो सरकार के पास है, क्या उतने में उनका काम चल जाएगा क्या? इसलिए राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़ के कहा था कि हमें जो है आर्थिक सर्वे भी करना होगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। बड़े संसाधन पर 4-6 लोगों का कब्जा हो चुका है, पूरे कैपिटल कब्जा हो चुका है, देश के बजट पर कब्जा हो चुका है उनका, पूरे वेल्थ पर कब्जा हो चुका है उनका। तो जितनी पूंजी बची है उसमें कैसे उनको रिसोर्सेज दे पाएंगे इतनी बड़ी आबादी को? तो इसलिए जरूरी भी है कि कानून भी बनाना पड़ेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जाति जनगणना के साथ साथ रिसोर्सेज किसके पास गया है, कैसे उनसे छीना जाएगा, कैसे लिया जाएगा उनसे। और इंदिरा गांधी ने 69 में जब राष्ट्रीयकरण किया था, उसके बाद लोगों के ज्यादा अवसर मिले थे। बैकवर्ड क्लास को भी और दलित क्लास को रिजर्वेशन के बाद भी जब सरकारी नौकरियां तब आई, यदि नौकरी की भी बात है, जब राष्ट्रीय पूंजी बनी, यानी राष्ट्रीयकरण हुआ पूंजी का, रेल का हुआ, पेट्रोलियम का हुआ, बैंक का हुआ, बीमा, ये सारी कंपनियों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ और एयरलाइंस का हुआ, या तमाम चीजों का हुआ, और तमाम जो है शिक्षण संस्थानें बढ़ाई गई और बनाई गई, या तमाम जो इंस्टीट्यूशन खुले, तो वो सरकारी रिसोर्सेज जब सरकार के पास आया तब उनको अवसर मिला। आज के तारीख में सारा प्राइवेटेशन हो जाएगा तो मैक्सिमम कैपिटल पर कुछ लोगों का कब्जा हो जाएगा। तो जाति जनगणना तो सभी जान रहे हैं, नो डाउट, कि देश में गरीबी बहुत है, और गरीब सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो आदिवासी जातियां हैं, और तमाम हमारे इलाके में भील
जो मुसहर जातियां उनके पास घर ही नहीं है, वो कितने गरीब है, उनकी दशा देखेंगे तो इतनी खराब है कि मनुष्य गिनती में नहीं आते हो, ये हालत उनकी है। इसका मतलब साफ है कि जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज लोगों के पास गए नहीं, यानी वितरण का सिस्टम ठीक नहीं बना। इसलिए जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, अमर सेन ने जी भी इस बात को लिखा है, आइडिया ऑफ जस्टिस, जो 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 है न्याय की जो वो जो है स्वरूप है, क्या होना चाहिए, न्याय कैसे लोगों को मिलना चाहिए, न्याय का स्वरूप क्या है, क्या गरीब आदमी न्याय ले सकता है न्यायालय में जाकर के, या गरीब आदमी प्रशासनिक तबके से लड़ सकता है जाकर के, क्या क्या थाने से उसको निजात मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है, इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, उसके पास रुपया किराया भाड़ा जाने का नहीं है, उसको पैरवी करने का पैसा नहीं है। सारे सिस्टम को जो रिसोर्सेज उसके पास नहीं होगा तो सिस्टम उसके पास जाएगा ही नहीं, यानी सिस्टम उसको छू भी नहीं पाएगा या उस सिस्टम के साथ नहीं जा सकता है। इसलिए सिस्टम को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज का राष्ट्रीयकरण करना होगा। राष्ट्रीयकरण नहीं होगा रिसोर्सेज का, लोकतंत्र की अवधारणा जो डार्विन का सिद्धांत बेसिकली है, वो डार्विन का सिद्धांत है, वो मेंडल के सिद्धांत में चला जाएगा, क्योंकि जिसके पास जो है वो ही सर्वाइव करेगा जिसके पास रिसोर्सेज होगा। डार्विन तो कहते हैं भाई सर्वाइवल फिटेस्ट कहते हैं जब, तो सबके पास रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज कैसे मिलेगा, इस पर सबको चिंता करनी होगी। अगर जो एकांगी विकास हो रहा है, चंद मुट्ठी भर लोगों का जो कारपोरेट का विकास हो रहा है, अभी हमारे जो सैनी जी ने कुल से पाटिल साहब ने कहा कि निश्चित रूप से ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, एक्चुअल में ब्राह्मणिकल सिस्टम यह है कि पूंजीपति पर कब्जा कर ले रहा है, सारे सिस्टम उन्हें कब्जा हो चुका है, तो ब्राह्मण वर्ग भी पर कहां परेशान है, मैंने गरीब वर्ग भी परेशान है, जो ब्राह्मण गरीब में आ गया है, गरीबी में, उसको भी देखना जरूरी है। अभी जो सबसे बड़ा जो झंझट हुआ था, आपने देखा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो गरीब लोग है, मैंने अति पिछड़ा वर्ग जो वोट डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि उसके अंदर भी एक बाइफरकेशन हुआ। आरक्षण का जो सवाल था, उसमें जो पिछड़ी जातियों में जो इनके नेता बड़े थे, अभी हमारे जो झा जी ने सवाल उठाया था एक समाजवादी पार्टी का, यादव का विकास तो बहुत ज्यादा हुआ, बिहार उत्तर प्रदेश में भी हुआ, लेकिन जो उसमें पिछड़ी जातियां थी वो जो है वंचित रह गई अभी भी। तो ये सवाल बड़ा है। इसलिए मैं कहूंगा, और जो अमित शाह कह रहे हैं, जो उन्होंने बोला है, आरएसएस के तो कहीं से भी उनकी नीति में ही नहीं है, पिछड़ा और दलित और मुसलमान और महिलाएं उनकी नीति में ही नहीं है। उनके नीति में होता तो बनारस में बीएचयू में कल ही जो लड़की के साथ हुआ परसों, बीएचयू के अंदर जाकर के 3 गुंडे एक लड़की को नंगा कर देते हैं, आईआईटी के छात्रा को नंगा कर देते हैं और बलात्कार करने की कोशिश करते हैं उसके साथ, और बिल्कुल जो है ये स्थिति पैदा हो गई है। ये तो नफरत पैदा कर रहा है सबके अंदर, दलित से बैकवर्ड के अंदर नफरत, बैकवर्ड में बैकवर्ड के अंदर नफरत, सवर्णों में सवर्ण के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, यानी हिंदू मुसलमान का नफरत पैदा कर रहे हैं। सभी जाति से लेकर धार्मिक आधार पर इन्होंने नफरत जो पैदा किया है। इसीलिए बीएचयू के अंदर मैंने आज तक कभी नहीं सुना था कि किसी यूनिवर्सिटी में जाकर, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, दिल्ली हो, जेएनयू हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के किसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार हो जाएगा, ऐसा बर्ताव होगा, ऐसा उसका घिनौना काम होगा, ये तो सुना ही नहीं था। ये नफरत पैदा किया, यानी प्रतिरोधी ताकतों को उन्होंने कमजोर किया, जिसकी वजह से सभी इंस्टीट्यूशन पर हमला होने लगा। और जेएनयू के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, लड़कियों के बारे में, जेएनयू की लड़कियों के बारे में, ये चाहते नहीं लड़कियां पढ़ने जाए, ये चाहते नहीं गरीब पढ़ने जाए। इनकी पूरी एजुकेशन पॉलिसी जो है चंद लोगों के पढ़ने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई है, जो बिल्कुल जो है इसके खिलाफ है, जनजाति जनगणना जाती है। उनकी एजुकेशन की पॉलिसी को का धज्जियां उड़ जाएगा अगर ये जाति जनगणना हो जाएगी। अब पता लगा कि इंस्टीट्यूशन में कितने लोग गए हुए हैं किस इंस्टीट्यूशन में, इनकी धज्जियां उड़ जाएगी इस एजुकेशन पॉलिसी की। इसलिए उनको अंदर बहुत बेचैनी है, उनकी बेचैनी जोरों पर है। इसलिए अमित शाह जो बोल रहे हैं, और मोदी जी की बात को अमित शाह ने सबसे पहले जुमला कहा था दिल्ली के भाषण में। एक पत्रकार ने जब पूछा तो सबसे पहले जुमला मोदी जी के उन वादों का 15 लाख का, उन अच्छे दिन का, वो जो है तमाम जो उन्होंने दिया था, जो 2 करोड़ नौकरियों का, इस सभी बातों का उन्होंने चुनावी जुमला कहा था। तो आज अमित शाह जो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई विरोध नहीं है, इसका मतलब आज भी वो जुमला बोल रहे हैं। जब मोदी के उन वादों को जुमला कह सकते हैं, मैनिफेस्टो को जुमला कह सकते हैं अगर जो अमित शाह, तो अमित शाह बोलने का कौन सा भरोसा जनता कर लेगी, वो जनता नहीं करेगी। लेकिन एक चीज जरूर है
कि जो राहुल गांधी ने इस बात को कहा है, और लोहिया जी ने 56 में कहा था, लोहिया जी ने 56 में कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन सामाजिक न्याय की पार्टियां जो सरकार बनाई, उन लोगों ने अपने यहां सामाजिक न्याय की उस पद्धति को भी लागू नहीं किया। जहां जहां सरकारें बनी, चाहे उत्तर प्रदेश में बनी, उत्तर प्रदेश में 32 सालों से जो सरकार है वो कल्याण सिंह की बैकवर्ड की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार है, मायावती की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकारें रही हैं। और 32-34 सालों से 89 के बाद बिहार में सामाजिक न्याय की सरकारें रही हैं। लोहिया जी के उन विचारों की सरकार रही है जिन्होंने 56 में कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उत्तर प्रदेश में 1967 में चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो उन्होंने सीलिंग लागू कर दिया उत्तर प्रदेश में। सीलिंग का कानून 1952-50 का बना हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं लागू हुआ। सामाजिक न्याय की सरकारें नहीं लागू कर सकी सीलिंग का कानून। वो जो है पंजाब में नहीं लागू हुआ, वो मध्य प्रदेश में नहीं लागू हुआ। बैकवर्ड की सरकार 20 साल चल रही है शिवराज पाटिल की, एक शिवराज सिंह की सरकार, चौहान की सरकार चल रही है, वो बैकवर्ड नेता है, वो नहीं लागू कर सके। चौधरी चरण सिंह 67 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने लागू कर दिया। और एक उदाहरण और आपको दे दूं, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा दलित मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट चला, लेकिन जमीन वहां लैंडलेस अभी तमिलनाडु आंध्रा में मिल सकते ज्यादा। उत्तर प्रदेश में बिना मूवमेंट के 67 में जो सीलिंग लगा तो लैंडलेस यहाँ सब जल्दी घट गए, यहाँ लैंडलेस कम हो गए। और वहां केवल केरला में 0 लैंडलेस लोग हैं, 0। अभी लैंडलेस लोग बहुत हैं ज्यादा इस देश में। और अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में गरीबों को 1 एकड़ जमीन देने के सवाल पर अभी 10-15 दिन पहले दारापुरी साहब को, उनकी उम्र जो है 80 साल हो गई है दारापुरी साहब की उम्र, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर जो है संज्ञेय अपराध की धाराएं लागू की गई, गंभीर धाराएं लगाई गई। अभी 3 दिन पहले उनकी जमानत हुई है, उनकी उम्र 80 साल है और उनको जेल भेज दिया। और सीनियर मोस्ट IPS है, वो यही कह रहे थे कि सभी गरीबों को 1 एकड़ जमीन दी जाए, यही बात तो कह रहे थे गोरखपुर में जाकर के। लेकिन ये भाजपा बर्दाश्त नहीं की, ये जोगी बर्दाश्त नहीं किए। अब अमित शाह जब जोगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो अमित शाह कैसे इस बात को बर्दाश्त करेंगे। और RSS के गोलवलकर के का जो बंच ऑफ थॉट है, गोलवलकर का जो बंच ऑफ थॉट है, उसमें तो स्पष्ट रूप से दलित, पिछड़े, मुसलमान और महिलाएं उनकी पात में बैठ ही नहीं सकते। ये ब्राह्मणिकल जो है उनकी सोसाइटी, ये असली बातें है यहाँ पर है। दूसरी चीज ये कहूंगा कि RSS की स्थापना ही महाराष्ट्र में और साउथ में दलित और बैकवर्ड मूवमेंट के खिलाफ ही RSS की स्थापना हुई थी। ये बात अगर हमारे विद्वान जो साथी सैनी जी हैं और जहां जी बताएंगे, इसमें पार्टी साहब बताएंगे, RSS की स्थापना ही दलित और बैकवर्ड मूवमेंट के खिलाफ हुई है, उनके एजेंडा के खिलाफ हुई है। बाद में मुसलमानों को जोड़ा गोलवलकर ने आकर के, लेकिन हेडगेवार ने तो उसी आंदोलन के खिलाफ किया था। तो जो दलित बैकवर्ड महिलाओं और मुसलमानों के खिलाफ जिनका संगठन ही खड़ा किया गया हो, उनकी मूल अवधारणा है वही है, उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि देश में वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे, वो समाजवाद की बात करेंगे। देश में उन्होंने जो 1969 में इंदिरा गांधी ने पूंजी का राष्ट्रीयकरण करके जो अवसर दिया था गरीबों को, यानी दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण लागू हुआ तो उनको नौकरियां मिली, इसमें कोई संदेह नहीं है, नौकरियां मिली है। जगह खाली है, कम मिली है, ज्यादा मिली है, एक अलग विषय है। लेकिन 2014 के बाद से जितना तेजी से निजीकरण किया गया तो नौकरियां तो उनको मिली ही नहीं। तो सीधे लगता है कि वो इनके विरोधी हैं, साफ साफ लगता है। गलती से 2014 के बाद जो है अति पिछड़ी जातियां हिंदू बन गई थी। एक गलती जो है उन सामाजिक न्याय के नेताओं की गलती से ऐसा हो गया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं होता इस देश में। लेकिन गलती से वो जातियां जिनके लीडरों ने गलती की, उन गलती के वजह से वो जो है क्या नाम है कि वो सरकार में आ गए, उन्हीं वोटर को लेकर के, पिछड़े वोटर को लेकर के वो सरकार में आ गए। इनको भी सुधार करना चाहिए, तत्काल सुधार करना चाहिए और उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और देश में 9 सालों 10 सालों से जो गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुआ, पार्लियामेंट के अंदर उसी आरक्षण के आधार पर जो 120-22 सांसद गए हैं, मैक्सिमम सांसद भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ों और दलितों के हैं।
और सारे उनके खिलाफ कानून बैठ के पार्लियामेंट बनवाए हैं। उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए इनको, इन नेताओं को और इस जनता को, कि तुम जिम्मेदार हो मेरे शोषण के। भाजपा आरएसएस तो जिम्मेदार ही है, तुम मेरे जिम्मेदार हो मेरे शोषण के और मेरे उत्पीड़न के और मेरे खिलाफ जो कानून बने हैं, क्योंकि ये लोग बैठ के कानून बनवाए हैं। उस कानून बनाने में सवर्णों की संख्या बहुत कम है और पूंजीपतियों की संख्या है और अति पिछड़े दलितों की संख्या है। इस पर भी विचार करना होगा कि अगर जो हमारा ही हिमायती वो जाकर मेरे खिलाफ कानून बनवा रहा है, इस पर विचार करने बड़ा चिंता का विषय है और विरोध नहीं कर रहा है। ये लोग चाहे होते, ये बीजेपी की जो शोषक सरकार, फांसीवादी सरकार, ये 10 दिन भी नहीं चल सकती थी, जब चाहे गिरा सकते थे। और लोहिया ने भी कहा था, लोहिया ने 1973 में केरला में अपनी ही सरकार बर्खास्त करवाया था, 63 में अपनी सरकार बर्खास्त करवाया था लोहिया जी ने। ये उदाहरण है। और वो जो संख्या भारी की बात लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये 56 में कहा था लोहिया जी ने। लेकिन लोहिया जी के चेले, चाहे अखिलेश जी या मुलायम सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, ये सारे लोग क्या उनके, लोहिया जी के उन आदर्शों का पालन किए? नहीं किए। लेकिन आज अगर जो एक इंडिया के माध्यम से और राहुल गांधी ने और इन लोगों ने एक संकल्प लिया है कि निश्चित रूप से इस फांसीवाद को रोकने के लिए, इस कारपोरेट सरकार को रोकने के लिए, इस कारपोरेट सरकार की रोकने के लिए, बाहर करने के लिए एक साथ इकट्ठा होकर के इस अवधारणा के साथ बढ़ेंगे आगे, तो निश्चित रूप से तय करेंगे कि फिर फांसीवादी सरकार देश में नहीं आनी चाहिए। इस सबके लिए तबाही लाई है। इस तबाही लाने वाली सरकार को इंडिया के माध्यम से बुद्धि ठीक करके मजबूती से इस अवधारणा के साथ आगे बढ़े। गरीबों के साथ न्याय तभी हो सकता है, नहीं हो सकता। जी।